नमस्कार, देश की बहस में आपका मिथिलांचल से स्वागत है। आज मैं दरभंगा में हूं और इसीलिए अब की बार किसकी बिहार के बाद हाजिर हूं देश की बहस लेके। मेरे दर्शकों को दीपक चौरसिया का बहुत बहुत नमस्कार। आज दिल दुखी भी है और परेशान भी, व्यथित भी है और मन ये सोचने पर मजबूर है कि भारत में इस तरह के दोहरे मापदंड क्यों। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो अटक से लेकर कटक तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उस पर बात करता है, उस पर बहस करता है। और साथ ही साथ हम इस शो के अंदर अपने दर्शकों को जोड़ते हैं और वो बड़े बड़े पैनलिस्ट और नेताओं के साथ अपनी राय बेबाकी से रखते हैं, सवाल उठाते हैं, जवाब पूछते हैं और ये कहते हैं कि आखिरकार नाइंसाफी कब तक होती रहेगी। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है निकिता की हत्या पर सेक्युलर गैंग खामोश क्यों है, सेक्युलर खेमा खामोश क्यों है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। आज कई 90% के आसपास लोगों ने देश की बहस के इस मुद्दे को चुना है और क्यों चुना है ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। एक बच्ची को दिन दहाड़े मार दिया गया, 77% लोग सेक्युलर खेमे की खामोशी पर सवाल उठा रहे हैं। इन सब लोगों ने मोमबत्ती जलाई थी, हाथरस के बाद मोमबत्ती गैंग कहां गायब है? निकिता को इंसाफ दिलाने के लिए कहां है सेक्युलर खेमा, क्यों खामोश है? हाथरस पर राजनीति करने वाले राजनीतिक दल निकिता के बारे में क्यों नहीं बोल रहे? हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार को निशाना बनाया जा सकता है, मनोहर लाल खट्टर को निशाना बनाया जा सकता है। बीजेपी की सरकार का इकबाल गिर चुका है, इसको भी मुद्दा बनाया जा सकता है। लेकिन क्या कारण है? क्योंकि रिश्तेदार कांग्रेस का एक नेता है तौसीफ का, जो हत्यारा जल्लाद तौसीफ है उसका रिश्तेदार कांग्रेस का एक नेता है, उसके कजिन चाचा नूह से विधायक हैं, परिवार के लोग मंत्री रह चुके हैं। इसीलिए लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इन सब मामलों पर कांग्रेस के बड़े नेता क्यों नहीं बोल रहे। आज हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी होंगे, डॉक्टर विनीत पूनिया, उनसे भी ये सवाल पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं आज का अपडेट इस पूरे मामले में। निकिता की हत्या के बाद अब परिवार इंसाफ की राह देख रहा है। परिवार से भी एक्सक्लूसिव बातचीत कराएंगे, लेकिन सबसे पहले सवाल उठाते हैं, कहां गया मोमबत्ती जलाने वाला सेक्युलर खेमा? कमजोर आदमी कैसे लड़ेगा, आप भी बताइए सर। कमजोर आदमी कैसे इनका मुकाबला करेगा? ना पैसा है, ना ही ताकत है, ना पावर है। देश का सबसे चर्चित शो देश की बहस में निकिता के पिता की मजबूरी अपने आप में बयां करती है कि कैसे एक रसूखदार परिवार और राजनीतिक ताकत रखने वाले लोगों ने उनकी खुशियां पल भर में छीन ली। लव जिहाद की मानसिकता ने गरीब परिवार की होनहार बेटी खो दी। मैं निकिता को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ। जो मेरे बेटे के साथ हुआ, गोली के बदले गोली, पुलिस उसे सामने खड़ा कर उसको गोली मारे। देश की बहस के जरिए हम निकिता के इंसाफ की लड़ाई में उसके पूरे परिवार के साथ हैं, लेकिन सेक्युलर खेमे में बात बात पर सामने आने वाले बड़े लोग फिलहाल खामोश हैं। न तो निकिता के लिए और न ही निकिता के इंसाफ की लड़ाई लड़ने वालों को इनका साथ मिल रहा है, न ही ये कहीं नजर आ रहे हैं। घटना नहीं है कोई राजनीतिक बल, लेकिन कम से कम खड़े तो आज उस परिवार के सिर्फ वोट बैंक की राजनीति। शायद अगर हत्यारा अल्पसंख्यक समुदाय का ना होता तो वहीं मिलते, जाति का विघटन कराने के प्रयास करते। लेकिन वोट बैंक की राजनीति शायद गांधी परिवार के लिए देश से भी बड़ी है। वोट बैंक की राजनीति, पूरा देश चिंतित है, लेकिन अगर चिंतित नहीं है तो भारत की सेकुलर बिरादरी, क्या हिंदू की हत्या नहीं है? इनकी संवेदनशीलता क्यों खो जाती है उस समय जब किसी जिहादी के हाथों हिंदू लड़के या हिंदू लड़की की हत्या हो जाती है? तौसीफ के परिवार पर राजनीतिक रसूख किसी से छिपा नहीं है। यही वजह है कि तौसीफ के चाचा अभी से ही झूठ का अगर मगर करने लगे हैं। कि आपका इतना पॉलिटिकल खानदान है, क्या आप मदद करेंगे तौसीफ की? हम बिल्कुल, अगर तौसीफ इसका दोषी है तो बिल्कुल नहीं कर, तौसीफ ही नहीं, ऐसे बैड एलिमेंट्स की हम किसी की मदद नहीं करेंगे। वहीं हत्यारों को फांसी की मांग आम जनता के बीच जोर पकड़ने लगी है, जबकि एसआईटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। देश की बहस में आज चर्चा है कि बात बात पर सेक्युलर खेमा अपनी सहूलियत के हिसाब से बयानबाजी के लिए तो आ जाता है, चाहे हाथरस में बेटी के इंसाफ की लड़ाई के नाम पर ही क्यों ना हो। लेकिन निकिता जैसी होनहार छात्रा के लिए आज ये लोग खामोश क्यों हैं, यह समझा जा सकता है।
सबसे बड़ा सवाल है, आज मैं आपको कुछ नाम गिनाता हूं और वो तमाम नाम खामोश हैं। क्यों खामोश है, ये सवाल मैं उठाना चाहता हूं। असदुद्दीन ओवैसी वो खामोश है, बहुत बोले अखलाक और तबरेज पर, वो खामोश है। सीताराम येचुरी सीपीएम के नेता, वो खामोश है। स्वरा भास्कर खामोश है, योगेंद्र यादव खामोश है, प्रशांत भूषण खामोश है। अगर कह रहे हैं ये लोग तो इनकी खामोशी क्यों? अगर ये लोग हर बात पर बोलते हैं, हर बात पर सवाल उठाते हैं, हर बात पर एजेंडा चालू करते हैं, तो निकिता के मामले पर खामोशी क्यों? क्योंकि मामला लव जिहाद से जुड़ा हुआ है, आपके वोट बैंक को प्रभावित करता है। देखिए एक एक करके नाम, सीताराम येचुरी खामोश है, ममता बनर्जी खामोश है। ये तमाम मोमबत्ती उठाने वाले लोग, हाथरस पे सबने मोमबत्ती उठाई थी, राहुल गांधी भी उसमें शामिल है, उन्होंने भी एक ट्वीट तक नहीं किया। प्रियंका गांधी बिल्कुल खामोश है, हर बच्ची की आवाज को उठाती है। क्या ये बच्ची नहीं है? कन्हैया कुमार, टुकड़े टुकड़े गैंग के चीयर लीडर कन्हैया कुमार खामोश है, जावेद अख्तर खामोश है। क्यों खामोश है, हम ये सवाल उठाना चाहते हैं। और हम भी चाहते हैं कि बेटी को इंसाफ मिले। केजरीवाल क्यों खामोश है? क्रांतिकारी केजरीवाल क्यों खामोश है? प्रशांत भूषण क्यों खामोश है? ये सवाल देश के सामने उठना चाहिए। सबसे पहले मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ इस वक्त कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं और ये जो मेहमान हैं इसमें मूलचंद तोमर जी मेरे साथ सबसे पहले जुड़ेंगे, जो कि पीड़िता निकिता के पिताजी हैं। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रवक्ता मेरे साथ इसमें मौजूद रहें। डॉक्टर विनीत पूनिया हरियाणा की राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, वो मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रवीण अत्रे साहब भारतीय जनता पार्टी के राज्य के प्रवक्ता हैं, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत पूनिया जी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता जेबा खान मेरे साथ जुड़ी हुई है। मौलाना अल कादरी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव थोड़ी देर में जुड़ेंगे, जो कि लेफ्ट के नेता हैं। सबसे पहले मूलचंद तोमर जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आज तौसीफ के परिवार के लोगों ने इस बात से इनकार किया। उन्होंने कहा कि हम तो मानते ही नहीं धर्म परिवर्तन जैसी कोई चीज। वो लोग ये भी कहते हैं कि धर्म परिवर्तन के लिए कभी दबाव डाला ही नहीं गया। आपके हिसाब से हकीकत क्या है? सर, मुझे बेटी ने बताया था 4-5 दिन पहले कि वो लड़का कह रहा है कि अपना धर्म बदल के मुझसे शादी कर लो। तो अब ये लव जिहाद क्या होता है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता भी नहीं है। ये तो जो जानकार हैं वो लगाएंगे इसका अनुमान। लेकिन मुझसे उसने बोला था, वो मेरा इतना ख्याल करती थी कि मुझे ज़्यादा चीज़ें तकलीफ़ वाली बताती भी नहीं थी। तो इसलिए मेरे को जो उसने बोला था कि मेरे को बोला है धर्म परिवर्तन करो अपना और मेरे से शादी करो। अब ये लव जिहाद है या क्या है, ये तो सर आप लोग जो समझदार आदमी हैं वो इसका अनुमान लगाएंगे। क्या पता उसको कितनी बारी बोला होगा, उसने मुझे नहीं बताया। हर बेटी ऐसी बातें छिपाती है, वो नहीं चाहती अपने पिता को किसी तरह का दर्द दे। तोमर साहब, मैं आपका दर्द समझ सकता हूं। मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूं। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, कहिए पहले। सर, वो मुझसे इतना प्यार करती मेरी बेटी कि मुझे 1 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी और मेरे को तकलीफ़ ना हो जाए इसका वो विशेष ख्याल रखती थी। क्योंकि मैं एक इलेक्ट्रिशियन हूँ, प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ। उसको पता था कि मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ और किस तरह पाल रहा हूँ बच्चों को। तो वो पता नहीं क्यों इतनी समझदार थी, क्या उसको जाना था, क्या इतना इसलिए लगाव था या क्या था, मैं अभी तक समझ ही नहीं पा रहा हूँ। और मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ सर, मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं क्या बोलूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ मिले और दोनों जो भी आरोपी हैं, जितने भी हैं, उनको जल्दी से जल्दी फांसी की सज़ा हो। फांसी की सज़ा भी मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरी बेटी तो गई और आगे कोई मेरी तरह इस तरह अपनी बेटी को ना खोए। मेरा तो सर संसार ही उजड़ गया है। मैंने जिसके लिए, बच्चों के लिए जितनी मेहनत करी, इधर उधर भाग के जितना पसीना बहाया, वो मेरा सब बेकार हो गया सर। मेरे को जीने की भी इच्छा, अब ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं। मेरा क्या दोस्त था, मेरे बच्चे का क्या दोस्त था। मेरा दोस्त बता दें, अगर मुझ में भी दोस्त है तो मुझे भी मार दें, मैं तैयार हूं। क्योंकि हम लोग भी जी के क्या करेंगे। मेरी पत्नी है, उनका बुरा हाल है, क्या करें सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है।
तोमर साहब, मैं आपका दर्द समझ सकता हूं। मैं समझ सकता हूं कि एक जवान बेटी के जाने का दुख, और वो भी इतने नृशंस तरीके से, मैं इसको बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूं, महसूस कर सकता हूं आपके दर्द को। बहुत दूर बैठा हूं उसके बावजूद। तोमर साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि सरकार के प्रतिनिधियों से आपकी कोई बातचीत हुई है? उन्होंने आपके सामने क्या क्या पॉइंट्स रखे हैं? क्या आप मुख्यमंत्री से मिलने वाले? सर, आज बात हुई थी। कल तो लोग ज़्यादा नहीं आए थे, लेकिन आज कृष्णपाल गुर्जर जी आए थे सुबह, और मैंने उनसे यही बोला था कि हमें सबसे पहले तो किसी तरह भी जल्दी से जल्दी इनको फांसी की सज़ा मिले, और उन्होंने बोला है कि खट्टर साहब से मिलवाएंगे वो, और एसआईटी की जो गठन की बात थी वो भी मानी है उन्होंने। देखिए सर, अभी तो जो भी नेता आ रहे हैं, और भी लोग आए थे, नैनपाल जी आए थे और मूलचंद शर्मा जी आए थे, तो इन्होंने आश्वासन तो दिया है, और मुझे आश्वासन से लग रहा है कि जल्दी से जल्दी फैसला होगा। लेकिन ये कहाँ तक पहुँचता है सर, ये तो भगवान ही जाने। जी, मैं सीधे चलता हूं प्रवीण अत्रे जी के पास। तोमर साहब, आप 1 मिनट रुकिए, मैं आपकी बात सीधे मनोहर लाल खट्टर जी के पास पहुंचाना चाहता हूं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने पैनल से कि खट्टर साहब को फोन पर लेने की कोशिश करी जाए, ट्राई किया जाए। हम खट्टर साहब से पीड़ित पिता की बात करवाना चाहते हैं। विवेक से और नीरज से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि खट्टर साहब को ट्राई किया जाए, या गृह मंत्री अनिल विज को ट्राई किया जाए, दोनों में से किसी एक को ट्राई किया जाए, या दोनों को ट्राई किया जाए। लेकिन अत्रे साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, पिताजी बैठे हुए हैं, 24 घंटे में आप फास्ट ट्रैक कोर्ट का नोटिफिकेशन तक नहीं निकाल पाए। हत्या सीसीटीवी कैमरे पर हुई है। कहां गया अत्रे साहब आपकी सरकार का इकबाल? देखिए, ऐसा है दीपक जी, सरकार का इकबाल बुलंद है। तोमर साहब के साथ जो ये दुर्घटना घटी है बहुत ही निंदनीय है, जितनी इसकी निंदा की जाए वो कम है। तोमर साहब की मांग थी कि एसआईटी का गठन हो, सरकार ने तुरंत एसआईटी का गठन कर दिया। तोमर साहब की ये विशेष मांग थी कि इस विषय के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर ये मामला चले। आज केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी जब इनसे मिले, उन्होंने तुरंत इस बात की, इनकी मांग को मानते हुए ये सुनिश्चित किया। मूलचंद शर्मा कैबिनेट मंत्री इनसे मिले, और जिस तरह से इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की, दीपक जी आपने भी देखा कि मात्र 4 घंटे के गैप में एक आरोपी को पकड़ लिया। 24 घंटे भी नहीं बीते थे, दूसरा आरोपी पकड़ लिया, कोर्ट में पेश करके रिमांड ले लिया। आप निश्चित मान के चलें, इन दोषियों को कानून के अंतर्गत सख्त से सख्त पुलिस को शाबाशी दे रहे हैं। मैं अत्रे साहब, मुझे शर्म आ रही है सवाल आपसे पूछते हुए कि 2018 में इसी बेटी ने कंप्लेन दी थी, इसी पिता ने कंप्लेन दी थी। क्या आप लोग समझौता कराने के लिए पुलिस लगाते हैं? क्या पुलिस को यह पूरा केस पता नहीं था? और 2018 में भी आपकी सरकार थी, आज भी आपकी सरकार थी। क्या किया आपकी सरकार ने निकिता को बचाने के लिए? बताइए। और सबको पता है मेवात में क्या हो रहा है। 100 बार हम स्टोरी चला चुके हैं। आप लोग आंख मूंद के बैठ जाते हैं मेवात पर। अत्रे जी, देखिए दीपक जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो एसआईटी का गठन हुआ है, उस एसआईटी को ये डायरेक्शंस दी गई हैं सरकार की तरफ से। आज गृह मंत्री जी ने भी बाकायदा कहा है कि इस मामले की जांच 2018 से की जाएगी। एसआईटी 2018 से इस मामले की जांच करेगी, नंबर 1। नंबर 2, सर, अगर 2018 में आप सोच लेते तो शायद निकिता की जान बच जाती। अगर आप 2018 में ये बात सोच लेते तो निकिता की जान बच जाती। सबको पता है मेवात में कैसे लव जिहाद होता है, सबको पता है किस तरह से वहां डराया धमकाया जाता है, सबको पता है लव जिहाद के कितने केसेस है। मैं दिखाऊंगा आपको सबूत। देखिए दीपक जी, पहली चीज तो ये समझ के चले, पहली बार सरकार के सामने किसी पीड़ित पक्ष ने स्पष्ट तौर पे खुल के लव जिहाद की बात कही है, और सरकार ने एसआईटी को डायरेक्शंस दी हैं कि इस मामले की जांच इस दृष्टिकोण से भी करें, और जो भी दोषी पाया गया, भले ही वो कोई भी क्यों ना हो, कितना ही रसूखदार क्यों ना हो, कांग्रेस का कोई मंत्री या विधायक क्यों ना हो, वो अपने अंजाम तक पहुंचेगा। पहला, नंबर 1। नंबर 2 जो मैं यहां पे कहना चाहूंगा, देखिए दीपक जी, जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए आपने अपने शुरुआती बात में जिक्र किया कि किस तरह से हाथरस में बहन भाई जाते हैं गाड़ी में हंसते हुए, लेकिन बलरामपुर में नहीं जाते, लेकिन वो बल्लभगढ़ में नहीं जाते। जब बात आती है जुनैद की, जुबैर की, तो उस वक्त मोमबत्ती गैंग मोमबत्ती हाथ में लेके खड़ा हो जाता है, मीडिया में चिल्ला पिल्ली शुरू हो जाती है, लेकिन यहां पे आके चुप्पी साध लेते हैं। सॉरी, मैं ये कह रहा हूं कि जुनैद की बात पे चुप्पी
साध जाते हैं। साहिल खान जो है बलरामपुर में घटना को अंजाम देता है, वहां पे चुप्पी साध ली जाती है। जुबेर के मामले में चुप्पी साध ली जाती है, तौसीफ के मामले में चुप्पी साध ली जाती है। आप ये कह सकते हैं, लेकिन आपके साथ मेरी कोई सहानुभूति नहीं है। खट्टर सरकार के साथ इस मामले में मेरी सहानुभूति शून्य है, क्योंकि लगातार आपके पास मेवात की शिकायत जा रही थी और आप आंखें बंद करके बैठे रहे। विनीत पूनिया जी, आप पर हमला हो रहा है, लेकिन क्या सरकार का इतना इकबाल था? 2018 में अपहरण की एफआईआर होती है, फिर वही केसेस होती है और बेटी को मार दिया जाता है। सरकार ने इस विषय में जो कदम उठाए हैं उनके परिणाम हमारे सामने हैं। आप दीपक जी मुझे 2 मिनट दीजिए। देखिए बच्ची की जान बच पाई, निकिता की जान बच पाई, 2018 में आपकी सरकार थी, आज भी आपकी सरकार है, बच्ची की जान बच पाई। विनीत पूनिया जी पूरी तरह से देखिए, नहीं दीपक जी 2018 के मामले में तोमर साहब यहाँ पे मौजूद हैं। स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि हरियाणा की सरकार, एक मिनट विनीत जी को बोलने दीजिए, अच्छी साहब मैं आऊंगा आपके पास। तोमर साहब ने आप मीडिया के सामने जिक्र किया, हैरानीजनक। एक मिनट रुक जाइए अत्रे साहब, डॉक्टर विनीत पूनिया को बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूं। आपने मुझसे कुछ कहा? मैं सिर्फ 2 मिनट का समय लूंगा। जी देखिए, विनीत जी शुरू हो जाइए, 1 मिनट हर आपका। रोज 4 बलात्कार, 8 अपहरण और 41 महिलाओं के प्रति अधिक हमले हो रहे हैं। ये किसकी नाकामी है? ये सीधा नाकामी है हरियाणा सरकार की, ये सीधी नाकामी है भाजपा की। और मैं इसमें कोई तू मैं नहीं करना चाहता। ये मामला बहुत संवेदनशील मामला है, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल साफ तौर पे मानता हूं कि वो निकिता हमारी बेटी है, उसके साथ जो हुआ उसको जस्टिस मिलना चाहिए और उसमें उसके लिए सीधा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा हूं। मैं इसलिए जिम्मेदार ठहरा रहा हूं क्योंकि 2 साल पहले उसी थाने में उसी बेटी ने उसी हत्यारे के खिलाफ तौसीफ के खिलाफ एफआईआर हुई, लेकिन इन्होंने गैर कानूनी रूप से, मैं फिर आरोप लगा रहा हूं कि गैर कानूनी रूप से उसके ऊपर समझौता करवा दिया, जबकि यह समझौता हो नहीं सकता, यह बिल्कुल गैर कानूनी था। आज तक सरकार उस मामले पर चुप है। अगर सरकार के अंदर थोड़ा भी लज्जा रही होती तो उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी जिन्होंने वो समझौता होने दिया। ये जो समझौता है ये कोर्ट का मामला था। जवाब ले लेता हूं, लेकिन आप पर भी सवाल कम नहीं है। डॉक्टर पूनिया जवाब ले लेता हूं, आपने वैलिड पॉइंट उठाया। एक पॉइंट रखे डॉक्टर विनीत पूनिया। देखिए डॉक्टर विनीत पूनिया एक करके पॉइंट रखते हैं। अत्रे साहब जवाब दीजिए, क्यों गैर कानूनी समझौता हुआ? तोमर जी मेरे साथ हैं, उनके पास भी जाऊंगा इस सवाल को लेकर। देखिए दीपक जी, जी देखिए दीपक जी, यहां पे पीड़ित परिवार ने बाकायदा मीडिया के सामने भी ये बात कही कि 2018 में कांग्रेस के विधायक आफ्ताब अहमद ने दबाव डाल के समझौता करवाया। ये जो निकिता के भाई ने मीडिया के सामने खुद स्पष्ट किया। और दूसरी बात, जो आंकड़ों का जिक्र विनीत पूनिया जी कर रहे थे, मैं आंकड़ों में जाना नहीं चाहता था, लेकिन बता दूं, जब 10 साल हुड्डा साहब की सरकार थी, 2005 से लेकर 2014 तक के एनसीआरबी के आंकड़े चेक कर ले, महिलाओं के प्रति अपराध में 174% की वृद्धि थी। हरियाणा में ओवरऑल क्राइम में 555% की वृद्धि थी। और ये वो सरकार है, बाकायदा मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने विधानसभा में आंकड़े देके कहा मैं आरोप प्रत्यारोप में जाना ही नहीं चाहता। ना खट्टर साहब, ना हुड्डा साहब जिम्मेदार है, लेकिन मैं अलग मुद्दे पर जाऊंगा। मैं एक बार फिर से तोमर साहब के पास चलता हूं। तोमर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, समझौते के लिए क्या अगर कांग्रेस के विधायक ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं, दोनों के पास आऊंगा, भी कांग्रेस के नेता चुप्पी साध के बैठ जाते हैं। जी सर, पता नहीं लगता कि कांग्रेस किस तरह से संरक्षण देती है ऐसे लोगों को? इससे स्पष्ट समझ में आ जाता है। वो भाई बहन कहाँ हैं जो हाथरस में गए थे? वो आज भाई बहन चुप्पी साधे क्यों बैठे हैं? क्या उनको बल्लभगढ़ नजर नहीं आया? जिस तरह से उनको बलरामपुर नजर नहीं आ रहा था, उसी तरह से उनको बल्लभगढ़ नजर नहीं आता। कहाँ है वो लोग? मुझे लगता है तेज चिल्लाने से बात नहीं खत्म हो जाएगी। मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं कि हम पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी बेटी के साथ खड़ी है, निकिता के साथ खड़ी है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं ये निर्लज्जता है। आप शर्मा, आप निकिता तोमर के पिता को बोलने से रोक रहे हैं। आपको निकिता तोमर के तुष्टीकरण की पिताजी को बोलने देना चाहिए। भूल जाते हैं
कि आज एक बेटी को मारा गया। देखिए, आप अपनी बात को छुपाने के लिए, गलती को छुपाने के लिए आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप मुझे बताइए कि आपने गैर कानूनी समझौता क्यों करवाया? क्या आपने उनके खिलाफ कार्रवाई की? क्या आपने समझौता डॉक्टर जब जुनैद की बारी आती है, जुबैर की बारी आती है, अखलाक की बारी आती है, तो आप लोग निकल पड़ते हो मोमबत्तियां लेके। मैं तो आप दीपक जी इनको कहो कि धैर्य के साथ अपनी बात रखें। दीपक जी, इनका धैर्य के साथ अपनी बात रखें। अत्रे जी, मैं आप दोनों को 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ। मुझे तोमर साहब के पास जाना है। आप दोनों प्लीज संवेदनशीलता को समझे, आप दोनों समझे। आप दोनों बहुत समझदार हैं, दोनों बहुत वरिष्ठ हैं, डॉक्टर पूनिया और अत्रे साहब दोनों। तोमर साहब, क्या समझौते के लिए आप पर 2018 में कोई दबाव था? और आपने जो समझौता किया था, क्या कमिटमेंट दिया गया था पुलिस की तरफ से आपको, और क्या पुलिस ने वो जिम्मेदारी निभाई? सर 2018 में मुझे पुलिस की तरफ से भी कोई दबाव नहीं था, और मेरे को दबाव था खाली कि भाई ये रसूख वाले आदमी हैं और पैसे वाले आदमी हैं। मुझे अपने आप मेंटली प्रेशर था कि ये रसूख वाले आदमी, पैसे वाले आदमी, मैं इनसे नहीं लड़ पाऊँगा। दूसरे वो लोग माफ़ी वगैरह मांगने लगे, तो अब हमने भी सोचा इनसे लड़ ही नहीं पाएंगे, हमारी कोई अप्रोच नहीं है, कुछ नहीं है। तो उन्होंने भी माफ़ी मांग ली, और हमारे भी 2-4 आदमी थे, तो इस तरह करके ये थाने में समझौता हो गया। हमने भी सोचा चलो, इन्होंने कमिटमेंट किया था, पुलिस ने भी और इन्होंने भी कमिटमेंट किया था कि आज के बाद आपकी बच्ची को कोई तकलीफ़ कभी नहीं होगी, और उसके बाद कोई तकलीफ़ हुई भी नहीं 1.5-2 साल तक। फिर बीच में अब ये केस हो गया, उससे पहले अब उसके पास फ़ोन आते थे, नहीं आते थे, मुझे ये पता नहीं। मुझे तो एक बारी जो बताया था उसने, मैंने आपको बता दिया। और अब ये ऐसी वारदात हो गई जिसका हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, नहीं तो हम जाके खुद ही हाथ पैर जोड़ लेते, हमें जीने दो। मैं समझ सकता हूं तोमर जी, कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई युवा व्यक्ति इस तरह की हरकत करेगा। कैसी मानसिकता है, किस माइंडसेट से मेवात में लोग चल रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। जी तोमर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, अगर आज की डेट में भी वो हादसा हुआ होता, मैं ये सोच रहा था दिन में कि अगर आज की डेट में भी वो हादसा हुआ होता, तो मैं उनका, इन लोगों का, मतलब रसूख वाले आदमी चाहे कोई भी हो, मैं क्या कर लूँगा? क्या मैं लड़ सकता हूँ? क्या मेरे पास इतना पैसा है मैं खर्च कर सकता हूँ? क्या मैं खट्टर साहब से मिल सकता हूँ? क्या मैं कृष्णपाल जी के पास जा सकता हूँ, या क्या मेरी मदद करेंगे? मतलब मेरे पास ना अप्रोच है, ना ताकत है, ना पैसा है, मैं आज भी कैसे लड़ूंगा? ये तो मीडिया ने इतना हाईलाइट कर दिया, और आप सब लोग आ भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, मुझे सांत्वना भी दे रहे हैं, लेकिन वैसे कोई नहीं देता जी। क्या करें, अब हमारा तो यहीं मरना है। तोमर जी, हम सभी राजनीतिक पार्टियों से वादा है न्यूज़ नेशन परिवार की तरफ से कि जब तक निकिता को इंसाफ नहीं हो जाता, हम तोमर परिवार के साथ खड़े हैं, और हर असली और सच्चे भारतीय को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि इंसाफ की बात है। तोमर साहब, सर काफ़ी उम्मीदें हैं मीडिया से, क्योंकि अगर मीडिया नहीं होता तो शायद हम फिर चुप हो गए होते, और बिल्कुल तसल्ली में आराम से बिना सोचे समझे, हमने भी डर के मारे ये दाह संस्कार भी कर दिया होता, और हम अपने घर में ये 13 दिन का करके चुप हो जाते। लेकिन अभी मीडिया है, लोग आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो हम भी उनके सामने अपने विचार रख रहे हैं। मैं तो सभी राजनीतिक पार्टियों से हाथ जोड़ के निवेदन ये करना चाहता हूँ कि कोई ऐसा कानून बनाए। देखिए, राजनीतिक नेताओं के हाथ में ही है ताकत। वो लोग संविधान में कुछ ऐसा संशोधन करें कि इस तरह के क्रिमिनल क्राइम करने से पहले कम से कम 1000 बार सोचें। पता नहीं क्यों नहीं बन रहा है ये। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी दूसरे के साथ होगा, ये चलता ही रहेगा सर। बिल्कुल सही कहा अपनी बेटी को, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं सीधे विजय शंकर तिवारी के पास चलूंगा। मैं आपका दर्द समझ सकता हूं तोमर जी, मैं वाकई आपका दर्द समझ सकता हूं। मैं आज उसके मेडल्स देख रहा था तो मेरे को कितना रोना आया वहाँ पे। उसका एक एक मेडल मुझे याद आ रहा है, कितने सारे सर्टिफिकेट्स उसके रखे हुए हैं। क्या क्या फायदा उन सर्टिफिकेटों का, क्या करूँगा मेडल का मैं। बच्चे गए, मेडल भी गए, सब
मेहनत का उसका इतनी रात दिन पढ़ाई करती थी। उस दिन भी रात को 2:30-3 बजे तक पढ़ाई करी थी उसने। मुझे क्या पता था शाम को मुझे मिलेगी नहीं। 2 मिनट में हमारी ज़िंदगी तबाह कर दी। हमें मार देता, क्या पता हमारे बच्चे कुछ आगे बढ़ जाती। हमारी तो बीत गई ज़िंदगी। हमने क्या कुछ कहा है? हमने कुछ कहा है कभी? हम मिले नहीं इन लोगों से, बात नहीं करी, हम जानते नहीं इन लोगों को, पता नहीं कहाँ से हमारे दुश्मन बन गए। बता देते कि हम दुश्मन है तुम्हारे, हम हाथ पैर जोड़ते उनके पैरों में गिर जाते कि भैया हमारी जिंदगी बख्श दो। अब ये आगे भी क्या करेंगे हमें क्या पता, कितनी जिंदगी हम लोगों की, कितना जी पाएंगे। आज आपके आंसू तोमर साहब देश से कई सवाल पूछ रहे हैं, कई सवाल पूछ रहे हैं। भारत में जीने के लिए पैसा और सुख 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है। मुझे ज़िंदगी में सीख मिली है सर, इसके बिना भारत में जी नहीं सकते हैं। जीना है तो अपनी ज़िंदगी ये सोच कर रखो, पता नहीं किस दिन मौत आ जाएगी किसी भी वजह से। ये सच्चाई है, मुझे पता चल गई है। ये लोग इतना सांत्वना देने आ रहे हैं, कितने दिन आएंगे? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, फिर मैं अकेला रह जाऊंगा। अब मैं क्या कहूं तोमर साहब, मैं आपके दर्द को बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूं। मैं समझ रहा हूं कितनी बेबसी, कितनी लाचारी इस वक्त आपके मन में होगी और ऐसा क्यों हो गया। मैं फिर समझना चाहता हूं, मैं वापस पैनल पे चलना चाहता हूं और मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं सबसे पहले अत्रे जी से, फिर विनीत पूनिया जी से, क्योंकि दोनों दोषी हैं। एक की पार्टी के लोग इन्वॉल्व हैं और एक की सरकार है। अत्रे जी, इन आंसुओं का दर्द समझते हैं आप? समझ पा रहे हैं? मुझे तो शर्म आ रही है, ऐसी असंवेदनशील सरकार। मुख्यमंत्री एक बार फोन करके बात कर लेते, उनके राज्य में ये सब हुआ है। देखिए ऐसा है दीपक जी, तोमर जी का दर्द, उनकी पीड़ा सहनीय है और मैं बहुत बेहतर समझ सकता हूं। उन्होंने बिटिया को खोया है और वो उनकी बिटिया नहीं, पूरे देश की बिटिया थी। और इस दर्द को समझने के लिए कुछ ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी ज़रूर कहूँगा कि तोमर साहब ने सरकार से जो इच्छा रखी, या यूँ कहिए जो उम्मीद रखी, सरकार ने तुरंत पूरी की। आज भी कृष्णपाल गुर्जर जी जिस वक्त वहाँ पे गए, तोमर साहब ने उस वक्त उनसे जो निवेदन किया तुरंत उसको माना गया। लेकिन जहाँ तक सरकार का सवाल है दीपक जी, सरकार ने जिस तरह से इसके ऊपर कार्रवाई की, वो कार्रवाई का नतीजा जल्द से जल्द सामने आएगा और दोषी कड़ी से कड़ी सजा पाए, ये भी सुनिश्चित किया क्या कर लिया जाएगा। लेकिन हमें दूसरी तरफ भी सीसीटीवी में नजर कैदे डालनी कैसे मारा गया, क्या तीर मार लिया आपने? पुलिस ने, पुलिस क्या हत्या करने के बाद पकड़ने जाती है, हत्यारों को रोकती है? ये बताइए अत्रे साहब, सीसीटीवी पे हुआ है ये मर्डर। देखिए फरीदाबाद के बगल में हुआ है, दिल्ली से 63 किलोमीटर दूर हुआ है। जी बिल्कुल सही कहा। यही सवाल मेरा है दीपक जी, यही सवाल मेरा है कि दिल्ली से 63 किलोमीटर दूर हुआ है, वो बहन भाई कहाँ हैं जो हाथरस पहुंच गए थे? वो दिल्ली से 63 किलोमीटर दूर क्यों नहीं पहुंच पाए अब तक? कहाँ वो सवाल मेरा पूछने का हक है, आपकी सरकार क्या कर रही थी, इसका जवाब भी आपको देना होगा। विनीत पूनिया जी बताइए, इसका भी जवाब दीजिए। क्या कारण है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के ट्वीट से एक शब्द नहीं निकला? देखिए मैं सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूं कि बीच में ना बोलें, मुझे बोलने का पूरा मौका दिया जाए। मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं उनके। सीधी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो आज तोमर साहब के जो आंसू हैं, ये सच्ची कहानी है। ये देश के बेटियों के बाप क्या सोच रहे हैं, ये उनकी व्यथा है। जो इन्होंने बोला कि मैं किसके पास जाता, वो ताकतवर लोग थे, मैं क्या उम्मीद रखता, क्या मुझसे कोई बात करता?
नहीं करता। ये है मोदी जी ने जो 6 साल पहले कहा था, बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार ब्ला ब्ला सरकार। ये है उस सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की असलियत। ये है उसकी असलियत, कड़वी असलियत। आपको ये बात बहुत कड़वी लगेगी, लेकिन सुनिए सुनिए सुनिए, मैं आपकी आप प्लीज आप धैर्य रखिए, आप धैर्य रखिए। आप टोका टोकी करके मेरी बात को काट नहीं पाएंगे, मेरी बात को आप कुंद कर सकते हैं, लेकिन देश की जनता जो आपको देख रही है, ठीक है, मैं दूसरे पैनल के पास जाता हूं, मेरे साथ और लोग भी हैं, आप दोनों झगड़ रहे हैं, मुझे आप दोनों की असंवेदनशीलता समझ आ रही है। एक कितना आंसू बहा रहा है और आप आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, सॉल्यूशन कोई नहीं दे रहा है, सॉल्यूशन कोई नहीं दे रहा है। विजय शंकर तिवारी जी, आपने कई बार मेवात का मुद्दा उठाया। दीपक जी अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे, ये सरकार सुनिश्चित कर चुकी है। विनीत जी कंक्लूड करिए, आप विनीत जी कंक्लूड करिए, आप प्लीज कंक्लूड करिए। अत्रे जी बीच में मत बोलिए, विनीत जी नहीं बोल रहे हैं आपके बीच में, विनीत जी कंक्लूड करिए। देखिए बार बार अत्रे साहब ने एक बात बोली कि भाई बहन वहां क्यों गए और वहां क्यों नहीं आए। मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं आए और क्यों नहीं गए। भाई बहन नहीं, पूरी पार्टी, कांग्रेस पार्टी निकिता के जस्टिस के लिए साथ खड़ी है, और ये हम आज नहीं कह रहे, कल ही पार्टी ने ट्विटर पे लिख देते विनीत जी, मुख्यमंत्री से मांग की थी कि इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट से दिया जाए। दूसरी बात पे आ रहा हूं, पार्टी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है। रणदीप सुरजेवाला जो मुख्य प्रवक्ता हैं, जो पार्टी के महासचिव हैं, उनका ऑफिशियल उनका वीडियो आया है, उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है। सर राहुल जी और प्रियंका जी का क्यों नहीं, राहुल जी और प्रियंका जी का क्यों नहीं, इतनी घिनौनी वारदात हुई है। खान का होता ये ट्वीट कर देते। मैं बता रहा हूं, उसके बाद प्रियंका, राहुल जी और प्रियंका जी ने बोला है, राहुल जी ने साफ साफ बोला था, पंजाब के मामले में बोला था कि जहां जहां अन्याय होगा, हरियाणा वल्लभगढ़ की बात कर रहे हैं सर, पंजाब की बात नहीं, वल्लभगढ़ की बात करें। विनीत जी मैं टोकूंगा, इस बात पर आपको टोकूंगा, आप लीपापोती नहीं कर सकते, ये आपकी असंवेदनशीलता को दर्शाता है। अगर हरियाणा सरकार ने समय पर कार्रवाई नहीं की तो आपको, अगर हरियाणा सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो राहुल जी यहाँ भी आएंगे, वो कभी भी पीछे नहीं हटते। अरे क्या बात करते हैं विनय जी, गजब। अब आप जितनी ये बात बोल रहे हैं ना, उतने एक्सपोज हो रहे हैं इस मामले में। मैं सीधे चलता हूँ, मेरे एक दर्शक मेरे साथ जुड़ गए हैं, दर्शक मेरे सहारनपुर से जुड़े हैं, उनका नाम है सनी नागपाल। सनी जी, इस बहस को सुनने के बाद क्या कहेंगे? सीधे विजय शंकर तिवारी और मौलाना कादरी के पास जाऊंगा, उसके बाद बहुत हो गया आरोप प्रत्यारोप। दीपक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और न्यू नेशन का बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए कि आपने मेवात का मुद्दा इससे पहले भी उठाया था। और मुझे शर्म आती है इन नेताओं पर कि ये लोग, पिता इतना असहाय महसूस कर रहा है इनके सामने, उसके बावजूद भी ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। एक वो लोग हैं जो लव जिहाद के मुद्दे पर सरकार में आए हैं, और एक वो लोग हैं जो हर चीज़ पर घिनौनी राजनीति करना शुरू कर रहे हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि भारत में, उन्होंने, तोमर जी ने एक बात कही, पहले तो मैं तोमर जी से बहुत एक बेटी का बाप होने के नाते मेरे को लगता है कि मुझे भी ये डर लगने लग गया है कि क्या हमारी बेटियां इस हिंदुस्तान में सिक्योर रहेंगी या नहीं रहेंगी। क्योंकि हिंदुओं की लड़कियों के लिए तो मुझे लगता है कि ये दो ही चीज़ें रह गई हैं कि अगर आप ना करोगे लव जिहाद को तो आप गोली खाओगे, और अगर आप हाँ करोगे तो सूटकेस में मिलोगे, सूटकेस में आपकी लाश मिलेगी। तो मेरा तो इस चीज के लिए कम से कम यही है कि ठीक है, ये जो हमको यही रुकना पड़ेगा। सनी जी, आपने अपनी बात रखी और आपका डर जायज है, मैं खुद बोल रहा हूं आपका डर जायज है। सीधे मैं चलता हूं यहां से विजय शंकर तिवारी जी के पास। विजय शंकर तिवारी जी, आप लोग लगातार मेवात का मामला उठाते रहे, क्यों कान में तेल डालकर सो रही खट्टर सरकार, बताइए। देखो दीपक जी, हमने, वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे ममता बनर्जी की सरकार हो, कहीं भी इस प्रकार का काम हुआ है, हमने वहाँ मुद्दा उठाया है। मेवात में आए दिन लव जिहाद की घटनाएं घटती हैं, वो भी मुद्दा हमने उठाया है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है
कि जो लौ जिहाद के कारण, आप ये बताइए, यहाँ लड़की उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी, लड़की धर्मांतरण होने के लिए तैयार नहीं थी, तो उसको गोली मार दी जाती है। अभी आदर्श नगर में राहुल को गोली मार दी गई क्योंकि वो मुस्लिम लड़की से प्यार करता था। अंकित सक्सेना की गोली इसलिए काट दिया गया क्योंकि वो मुस्लिम लड़की से प्यार करता था। ध्रुव त्यागी की इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि वो उसकी बेटियों को जिहादी परेशान कर रहे थे। और आज ही सूरत में एक मुंशी राम करके व्यक्ति अपनी पत्नी को बचा रहा था, उसकी पत्नी के साथ बलात् ये काम करना चाहते थे जिहादी, और बचा रहा तो उसको काट दिया। यानी ये ताकत इनके पास कहां से आती है? मुझे लगता है, मुझे कई बार आशंका होती है, पूनिया जी हमारे बात कर रहे थे, बड़े चिघाड़ के बात कर रहे थे, इनके पास ये ताकत कहां से आती है? तो मैं सीधे सीधे कहता हूं पूनिया जी, ये आपकी पार्टी के पास से इनके पास ताकत जाती है। अगर आपकी पार्टी की ताकत इनके साथ न हो तो ये ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते इस देश में। मैं ये कहता हूं कि हाथरस में आप दो बार कोशिश करके जा रहे हैं, तो वहां बल्लभगढ़ क्यों नहीं आए? आप राहुल के घर क्यों नहीं गए? आप ध्रुव त्यागी के घर क्यों नहीं गए? क्योंकि वहां आपको वोट नहीं मिलते, क्योंकि वहां आपकी तुष्टिकरण की नीति नहीं चलती। यानी इस देश को बांटने का कितना काम करेंगे आप? यानी हिंदू परिवार में अगर जिहादी कोई काम करता है तो पूनिया जी आपकी पार्टी कुछ नहीं बोलेगी, आप उसके साथ नहीं बोलेंगे। आप बड़े कह रहे थे कि मेरी बेटी, अगर आपकी बेटी होती तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां पर खड़े होते, लेकिन आपकी बेटी नहीं है ये। वो जिहादी, अगर किसी जिहादी परिवार में ये हुआ होता तो राहुल जी उसके घर जा रहे होते। ये आपकी असलियत है। इसलिए मैं कहता हूं चौरसिया जी, दीपक जी, विजय देश को आईना दिखाने की जरूरत है कि इनके पास ताकत कहां से आ रही है। ठीक है, कादरी साहब, मौलाना कादरी, फिर जेबा खान, बताइए ये ताकत कहां से आ रही है? मौलाना कादरी, ये कौन सी जिहादी मानसिकता है, बताइए। दीपक जी, कल भी आपको ये बात बता चुका हूं मैं कि विनीत जी आ रहा हूं मैं, जो हरकत हुई है जिसकी कड़ी निंदा की जाती है, और ऐसे शख्स का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है जो किसी एक निहत्थे को, बेगुनाह को मारता है। तो मैंने कल भी कहा था पूरे परिवार को इस्लाम से बाहर कर दीजिए ना, फतवा निकलवा दीजिए। देवबंद तो बहुत फतवे निकालता है, फतवे निकालने की कमेटी है उनके पास, करवाइए इस्लाम से बाहर। हर फतवा, हर मदरसे को फतवा देने का हक है, दे सकता है, इस्लाम की रोशनी में बराबर देंगे। और अभी जो मैं देख रहा था कि हमारे दोनों नेशनल पार्टीज के लोग जो बहस कर रहे थे, तो ऐसे मालूम हो रहा है कि आपके दौर में इतना क्राइम हुआ तो हमारे दौर में इतना क्राइम होगा। ठीक है, राहुल गांधी, प्रियंका अगर नहीं आए तो आखिर खट्टर सरकार वहां पर क्या रही है? क्यों आखिर उनको सलाखों के पीछे डालकर जो है फौरी तौर पर उनके खिलाफ में कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? देखिए, यहाँ पर कोई मजहब से मामला जुड़ा हुआ नहीं है, यहाँ पर हर बेटी की हिफाजत की बात है, और हम फिल वक्त वो हरियाणा की बेटी के साथ खड़े हैं। किसी के साथ भी अगर ऐसा जुल्म होगा तो यकीनी बात है अली कादरी और उसकी एकेडमी उसके साथ खड़े रहेगी। घड़ियाली आंसू है अली कादरी जी, बोलिए, हम इस्लाम से बाहर करते हैं तौसीफ के परिवार को, लिखिए, आवाज उठाइए, चिल्लाइए, जो इनका समर्थन करे उनके पीछे पड़िए, ये होगा असली न्याय दिलाना। समझे आप कादरी साहब? आप चिल्लाना बंद करेंगे तो मैं बोलूंगा ना, आप जरा चिल्लाना बंद कर दीजिए, मैं बोलूंगा आपको। मैं बोल रहा हूं, आप सुनना ही नहीं चाहते। आप, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो कोई भी हरकत किया, तौसीफ किया हो, कोई भी किया हो, ऐसे शख्स का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इसको मुसलमान बोलना मुसलमानों की बेइज्जती है। ठीक, अच्छा, वो बहुत बढ़िया। विजय शंकर तिवारी जी, ये असली आंसू है घड़ियाली आंसू कादरी साहब के, अभी भी नहीं बोल रहे इस्लाम से बाहर कर रहे हैं हम इनको। देखो अली कादरी, जितनी ये लौ जिहाद की जितनी घटनाएं हैं, ये नोइको को तैयार करके रेट बांध करके रखा हुआ है कादरी साहब जैसे लोगों ने। कोई जिहाद का मामला जुड़ता ही नहीं है। रुक क्या अपने गलतियां छुपाने के लिए आप लोग बात करते हैं? सारे देश किस बात का लफ्ज़ जिहाद? आज क्या मतलब लफ्ज़ जिहाद का? आज हमारे पास कितने फोन आ रहे थे दीपक जी, ये जितने मौलाना हैं, इन मौलानाओं की सहमति से सारे काम देश में हो रहे हैं, इनकी सहमति से हो रहे हैं। ये घड़ियालियों से बाहर हैं, जोड़िए मत, लफ्ज़ से जोड़ने की जरूरत नहीं है। यही आपका जिहाद है, यही जिहाद है, ये भारत को इस्लाम बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, यही जिहाद है आपका। ठीक है, सीधे जेबा के पास चलता हूँ। जेबा बताइए, क्या है लव जिहाद और क्यों हो रही है लव जिहाद, बताइए जेबा। अरे लव जिहाद कहना ही बेमाने है।
जिहाद एक पाकीज़ा जुमला है, आप उसको लव जिहाद का नाम मत दीजिए। अगर ओसामा बिन लादेन भी जिहाद करता है, अल जवाहिरी भी करता है, ही नहीं करते। आपका अबू बकर अल-बगदादी भी करता है और हाफिज सईद भी जिहाद करता है। दीपक जी, आपको पता है कादरी साहब? जेबा बोलिए आप। दीपक जी, निकिता हत्याकांड एक जघन्य अपराध है। मन बहुत भारी है किस तरह महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं और जो भी अपराधी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले और निकिता को इंसाफ मिले। हमारी जो भी हमदर्दी है उनके पिता के साथ, पूरे परिवार के साथ है और हम मांग करते हैं कि सामने वाला कितना भी रसूख वाला व्यक्ति हो, लव जिहाद है क्या? निकिता को इंसाफ मिले और कड़ी से कड़ी सजा मिले। मुझे लव जिहाद के बारे में नहीं पता दीपक जी, वो तो आप बताइए, लेकिन यहाँ पर एक महिला के साथ अत्याचार हुआ है, अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं और सारे पार्टी वाले एक दूसरे पर, बहुत शर्म आती है इस तरह चैनल पर बैठकर आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं, बात करने के बजाय कि उसे इंसाफ कैसे मिले और इंसाफ दिलाने की कोशिश नहीं करते और आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। हमें इंसाफ चाहिए और ऐसा कानून बने कि एक एग्जाम और इसे ऐसी सजा हो ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो जाए। और अत्रे साहब, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, जी ऐसी सजा मिले, कठोर सजा मिले ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो। क्या हो रहा है? अत्रे साहब जवाब दीजिए इसका। दीपक जी देखिए, जी 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 दीपक जी, ऐसा है आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं कादरी साहब को जरूर कुछ कहना चाहूंगा। कादरी साहब, अरे जेबा जी 2 मिनट रुकिए, जेबा जी 2 मिनट, अरे जेबा जी रुकिए जरा भी। देखिए कादरी साहब आप कह रहे थे यहाँ पे कि साहब वो भाई बहन तो नहीं गए। अरे जेबा जी रुकिए, देखिए ऐसा है दीपक जी, यहाँ पे कादरी साहब कह रहे थे कि वो भाई बहन तो नहीं गए, कोई बात नहीं, लेकिन खट्टर साहब उनको सलाखों के पीछे क्यों नहीं डालते? अरे भाई को चुप कराइए जरा 1 मिनट। अरे जेबा जी 1 मिनट रुकिए, जेबा जी 1 मिनट रुकिए, अरे जेबा जी 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। ऐसा है दीपक जी, जैसे कादरी साहब कह रहे थे कि भाई बहन नहीं आए तो कोई बात नहीं, खट्टर साहब इनको सलाखों के पीछे क्यों नहीं डालते? इनको बताइए कि वो दोनों गिरफ्तार हैं, कोर्ट में पेश करके रिमांड भी ले लिया गया। अब कादरी साहब, अब एक सवाल था बहुत बड़ा जो विनीत पुनिया कैसे आपने पूछा इनको। अरे सुनिए कादरी साहब, अरे सुनिए कादरी साहब, आपको भी बताता हूँ कि आप लोग किस तरह से, अरे सुनिए पहले आप सुन लीजिए आराम से। दीपक जी, यहाँ पे विनीत पुनिया ने एक बात कही थी कि इन लोगों को ताकत कहाँ से मिलती है। मैं बताता हूँ कहाँ से मिलती है ताकत। अगर देश का कोई पूर्व प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी से ये बात कहे कि देश के संसाधनों पे पहला हक इनका है, यहाँ से इनको ताकत मिलती है। आप समझे इस बात को? और ये जो कादरी साहब इतना चिल्ला रहे हैं, इनको समझ लेना चाहिए कि जिहाद नाम का शब्द हरियाणा में नहीं चलेगा। अरे आप लोग, मैंने एक चैनल पे बैठे एक मौलाना से वही सवाल किया था दीपक जी। अरे छोड़िए, चल गया है, निकिता की हत्या इस बात की गवाह है। कादरी साहब बीच में मत बोलिए प्लीज। कादरी साहब, आपको पूरा मौका दिया गया है। मैं सीधे विवेक श्रीवास्तव के पास चलूंगा। विवेक श्रीवास्तव जी, बिगाड़ा है यौन शोषण में बीजेपी के साहब, आप तो देश को संभाल रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। जिहाद, 1 मिनट कादरी साहब सुनिए जरा, जवाब दीजिए। नजर आती है पहली बात, आप लोग जो जिहाद को सुनिए, पहली चीज है जिहादी परिवार क्या फैक्ट्री बंद हो गई क्या? हाथरस में जलाने के बाद आप लोग भूल गए मोमबत्तियां जलाना? अरे बिल्कुल मोमबत्तियां जलानी चाहिए, बल्लभगढ़ तक यहाँ भी मोमबत्तियां जलानी चाहिए, बिल्कुल जलानी चाहिए। नहीं, यहाँ भी मोमबत्तियां जलानी चाहिए। नहीं, यहाँ मोमबत्तियां जलानी चाहिए। मैं जलाऊंगा हर पार्टी को, हर नागरिक को आगे आकर के इस दिवंगत लड़की के लिए जलाना चाहिए मोमबत्तियों को। लेकिन ये मामला, इसको आप जो हिंदू, नहीं हिंदू मुसलमान का रंग मत दीजिए, इसको हिंदू मुसलमान का रंग लेना भी गलत है। इसको हिंदू मुसलमान का रंग देना गलत है। ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, फैलाने का काम मत दीजिए। एक पागल आदमी था, उसने गोली चलाई। एक पागल मेंटली हिला हुआ लड़का था, उसने गोली चलाई। इसको कृपा करके हिंदू वर्सेस मुसलमान मत करिए। और जिहादी परिवार मुझे नहीं मालूम क्या होता है। मैं हिंदू परिवार जानता हूँ, मुसलमान परिवार जानता हूँ, भारतीय परिवार जानता हूँ। नहीं, और ये लव जिहाद कुछ नहीं होता। अखलाक और तबरेज होता तो अभी क्या होता? भी नहीं, इसके लिए भी मोमबत्तियां जलेंगी। नहीं, सब इसके लिए कमिटेड है। सारे हिंदू, सारे मुसलमान एक साथ सबने इस घटना को कंडेम किया है।
आप सुनिए, शर्म आनी चाहिए सबने आपको। इसको आप लोग कंडेम सिर्फ किया एजेंडे है, पर काम सबको करते हैं। मोमबत्ती जलानी चाहिए। आपका मानवता, लॉ एंड ऑर्डर इंसानियत सिचुएशन से अगर खराब कोई लेना है, देना नहीं लेकिन है। हिंदू मुसलमान का रंग देना गलत है। इसको अखलाक हिंदू और मुसलमान का तबरेज रंग मत से, दीजिए। अखलाक और एक तबरेज पागल का आदमी के गोली हल्ला चला देने मचाएंगे। से एक कम्युनिटी पे उंगली मत उठाइए आप। एक पागल आदमी के गोली चलाने से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पे उंगली मत उठाइए। मोमबत्ती की सब ये लव जिहाद का कोई मामला नहीं है। मोमबत्ती की सब फैक्ट्री बंद हो गई है। दीपक जी नहीं कुछ नहीं जी, हम बिल्कुल। उस लड़की के दीपक जी, साथ विवेक जी, परिवार के साथ हम लोग विवेक जी, हैं। विवेक जी, हमें विवेक जी, विवेक जी, बोलिए विवेक जी, यह हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, ये मामला मुसलमान और हिंदू का है। और एक बात समझिए, आपकी जहां सरकार है केरल, वहां केरल में तो 4000 से ज्यादा केस ऐसे आए थे, उसमें क्रिश्चियन लड़कियों के, क्रिश्चियन लोगों ने मुकदमा आप लोगों के ऊपर दायर किया था। इसलिए आप इनका कितना भी बचाव कर लीजिए, तिवारी जी मेरी बात सुनिए, आप समझदार आदमी हैं, आप सुन लीजिए, बचा नहीं पाएंगे। एक पागल आदमी के कार्य को विवेक जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए आप। क्या अगर एक हिंदू लड़का गलत कार्य करता है किसी के साथ, तो क्या हम पूरे हिंदू समाज में उंगली उठाएंगे? क्या ये उचित है? तो जी अखलाक और तबरेज पर क्यों चिल्लाते हैं? अखलाक और तबरेज पर क्यों गला फाड़ के चिल्लाते हैं? विवेक जी, नहीं मैं तो अभी भी गला फाड़ रहा हूँ। उस लड़की को जस्टिस दीजिए, जस्टिस मिलना चाहिए परिवार को, हिंदू कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। लेकिन एक पागल लड़के के गलत कार्य की वजह से यहाँ पर आप उसके एक धर्म विशेष उंगली मत उठाइए। आप उसको पागल बताकर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई लड़का नहीं, बिल्कुल नहीं, को बचाने की मैं बचा नहीं रहा हूँ, उसको सजा दीजिए आप। वो मेंटली सिक है, तौफीक को बचाने की क्रिमिनल है, वो क्रिमिनल है, उसको सजा दीजिए। मैं क्रिमिनल वर्ड बोल रहा हूँ, समझ में आ रही है, मैं क्रिमिनल वर्ड बोल रहा हूँ सर, उसको सजा दीजिए, उसको मत छोड़िए। बिल्कुल वो दोषी है, उसको पकड़िए, उसको जेल में डालिए। ये जुर्म धर्म की आड़ में किया गया है, आप इससे आंखें नहीं मूंद सकते। अखलाक और तबरेज पर चिल्लाने वालों को इस मामले में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। विनीत पुनिया कुछ जोड़ना चाहते हैं? विनीत जी बताइए, ये क्यों खामोश है? सेक्युलर फेमा क्यों खामोश है आपके पार्टी के बड़े बड़े नेता? इसका जवाब दीजिए, आपको भी देना होगा। अगर एक हिंदू लड़का क्राइम करता है तो पूरे हिंदू धर्म को मैं बहुत आदर के साथ एक बात रखना चाहता हूं, कृपा करके मेरी बात सुन लें कि देखिए पूरा देश आपको देख रहा है, पूरा देश देख रहा है और ये देख रहा है कि किस तरह से हमारे नेता तू मैं करते हैं जिन मामलों पर। देखिए मैं बहुत आदर के साथ सबको निवेदन कर रहा हूं, पूरा देश देख रहा है, बेटियां देख रही हैं और सब परिवार देख रहे हैं, लाखों लोग जो देख रहे हैं। वो जो उन्होंने बोला मैं उससे सहमत हूं कि ये मामला महिलाओं का मामला, महिलाओं की जो हम सब बेटियां हैं, हमारी बेटियां हैं, उनके ऊपर तू मैं नहीं होना चाहिए कि ये तेरी सरकार, ये मेरी सरकार, ये तेरी गलती, ये मेरी गलती, ये गलती हमारी गलती। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस मामले पर कृपा करके बहुत निवेदन कर रहा हूं, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, अत्रे जी अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ये तू मैं बंद कीजिए। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं कि 1480 बलात्कार हुए हरियाणा के अंदर एक साल कम में। से कम अपने विधायक नो पॉलिटिकल एजेंडा, ये मुद्दा उससे बिल्कुल अलग है। विनीत पुनिया जी मैंने आपको वक्त दिया, लेकिन आपके पास इस बात का कोई लॉजिकल जवाब नहीं है कि राहुल जी और प्रियंका जी पर क्यों खामोश है। मुझे सिर्फ इस बात का एक लॉजिकल जवाब दे दीजिए। यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तौसीफ जो है कांग्रेस के परिवार से आता है। अगर पार्टी ने बता दीजिए ट्विटर पर लिखा हो राहुल जी प्रियंका जी ने। सुनिए मुझे बोलने, मैं कह रहा हूं कि ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू हुआ है पार्टी की तरफ से। ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ द पार्टी इज बिगर देन एनी ट्वीट। पहली बात मैं ये कह रहा हूं। दूसरी बात, ब्रेक के लिए रुक रहा हूं विनीत जी, मुझे ब्रेक के लिए रुकना है, ये कोई लॉजिकल जवाब नहीं है। देश की बहस में आज हम बात कर रहे हैं निकिता के इंसाफ के बारे में। हम कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर या गृह मंत्री अनिल विज किसी से
पीड़ित परिवार की बात हो जाए। हमारे साथ पीड़ित परिवार से हुकुम सिंह जी जुड़ गए हैं, जो कि निकिता पीड़िता के मामा हैं। इसके अलावा मेरे साथ पैनल में जुड़े हुए हैं मौलाना अली कादरी, मेरे साथ जुड़ी हुई है जेबा खान, मेरे साथ जुड़े हुए हैं विजय शंकर तिवारी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, डॉक्टर विनीत पूनिया कांग्रेस की तरफ से, और साथ ही साथ प्रवीण अत्रे साहब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। सबसे पहले हुकुम सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, 2 दिन का क्या निचोड़ निकाला परिवार ने? परिवार अब क्या सोच रहा है, क्या चाहता है सरकार से? सर हाकिम सिंह बोल रहा हूँ मैं। हकीम सिंह जी, मामा हूँ लड़के जी। का। हकीम सिंह जी, हाँ सॉरी, जी, आपका नाम सर। जी बताइए। जी बताइए हाकिम सिंह जी, बताइए। हाँ, सर परिवार तो यही चाहता है सरकार से कि एसआईटी का गठन किया है तो उसकी महीना या 2 महीने या 1 साल क्यों निकाला जाए। सारे सबूत आपके हाथ में है। एसआईटी तुरंत निर्णय ले, चार्जशीट दाखिल करे और 1 महीने या 2 महीने के अंदर में फांसी की सजा तुरंत आरोपियों को दे। हमारी सुरक्षा का व्यवस्था का ध्यान रखा जाए, क्योंकि दबंग परिवार है सर, पहले से ही उनका बोलबाला रहा है, वो मंत्री रहे हैं हरियाणा में सर। तो हमारी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए और तुरंत इसको परिणति किया जाए। इसका क्या नाम परिणाम सामने आएगा तो देश में दूसरी निकिता की वेट ना की जाएगी, दूसरी निकिता होगी और तब फिर हम खड़े होंगे। बिल्कुल सही, ये मॉडल केस बनना चाहिए। इतना दुर्भाग्यपूर्ण मामला हुआ है। हाकिम सिंह जी, मैं आपकी बातों से 100% सहमत हूं। मैं मानता हूं कि इस केस में ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ कैमरे पर है। एवरीथिंग, हर सबूत कैमरे के अंदर मौजूद है। इसमें अब कौन सी इन्वेस्टिगेशन करेगी एसआईटी, मुझे समझ नहीं आ रहा। इसीलिए मुझे भी लगता है कि हफ्ते भर के अंदर चार्जशीट भी होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक में मुकदमा भी चलना चाहिए। लेकिन मैं लार्जर इशू की तरफ ले जाना चाहूंगा। मैं आपको दिखाता हूं, हकीम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेवात का सच हमने 10 जून से दिखाया था, 17 जून तक लगातार। आपको दिखाता हूं किस तरह से वहां पर सैकड़ों तौसीफ घूम रहे हैं और किस तरह से निकिता जैसी बेटियों को शिकार बनाया जा रहा है। डॉक्टर विनीत पूनिया और अत्रे साहब ध्यान से देखिएगा, इसको देखिए। बहुत परेशानी भुगत रहे भाई, क्या करें बस, हम मजबूर होकर रहने पाते हैं यहाँ। बहुत दुखी कर दिए इन्होंने। अपहरण के बाद गैंगरेप और हत्या से आज भी दहल रहा है ये हिंदू परिवार। मेवात के रोते बिलखते इस हिंदू परिवार के एक एक आंसू उन पर किए गए जुल्म की दास्तां को बयां कर रहे हैं। केस में खत्म हो गए, बच्चे भूखे प्यासे रहते हैं अपने, क्या दुख तो दुखी होता है। ये बात होती है, बस क्या करें। हिंदुस्तान के मिनी पाकिस्तान की पड़ताल में न्यूज नेशन की टीम मेवात के उस फिरोजपुर गांव भी पहुंची, जहां मुस्लिमों ने साजिश के तहत हिंदू परिवार की बहू मीना को फंसाया, उसका अपहरण किया और फिर धर्मांतरण करने के लिए दबाव बनाया। मीना जब नहीं मानी तो उसके साथ पहले ज्यादती की गई, गैंगरेप किया गया और अंत में उसकी हत्या कर दी गई। जुलाई 2018 में मेवात के फिरोजपुर गांव में हिंदू बहू मीना का उसी के गांव के 9 मुस्लिमों ने नौकरी का झांसा देकर अपहरण कर लिया। अपहरण के बाद मीना को ये लोग फिरोजपुर से चंडीगढ़ तक घुमाते रहे, मीना पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते रहे और जब मीना इनके आगे नहीं झुकी तो फिर उसके साथ गैंग रेप को अंजाम दिया और 13 जुलाई 2018 को मीना की बेरहमी से हत्या कर दी। लेकिन हद तो तब हो गई जब गैंगरेप और हत्या जैसी वारदात के बावजूद पुलिस ने 302 का मुकदमा तक दर्ज नहीं किया। पुलिस ने कोई मदद नहीं किया हमारे साथ। पुलिस ने बजाय 302 का 306 का केस दिखा दिया। मुस्लिमों ने मीना का अपहरण कर केवल उसकी हत्या ही नहीं की बल्कि उसके बच्चों पर भी जुल्म ढाया। इसी वजह से मीना की हत्या के बाद उसकी बेटी तक को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अच्छा, आपको मम्मी ने कभी कुछ बताया था कि ये लोग परेशान करते हैं? हाँ बताती थी, कहती थी मारते थे ये लोग, तो उसको मैं भी जाती थी अपनी मम्मी के पास मिलने के लिए, तो मैं जाती थी, मुझे भी यहाँ भगा देते थे, वहाँ से मारते थे, बोलते तुम अपनी मम्मी के साथ मत रहो, तुम्हारी मम्मी नहीं है, भी हमने इससे निकाह कर लिया था, ऐसे बोलते थे। मीना को कई दिनों तक मुस्लिमों ने बंधक बनाकर रखा और चंडीगढ़ से मीना से मिलने गए बच्चों के साथ मारपीट की और बच्चों को वापस फिरोजपुर भेज दिया गया और मौत से पहले उसके साथ 9 मुसलमानों ने गैंगरेप किया। नसें काटकर मीना को पेड़ पर लटका दिया।
तो देख लिया अत्रे साहब 2018 में क्या किया आपकी हरियाणा की पुलिस ने, और ये कहानी वहां के हर गांव में है। 170 गांव नूह के हिंदू विहीन हो चुके हैं। अत्रे साहब आपको पता है क्या ये? आपके मुख्यमंत्री को इस रिपोर्टिंग के बाद नूह जाना पड़ा था। दीपक जी ऐसा है जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं देख नहीं सका क्योंकि मेरे सामने टीवी स्क्रीन नहीं है, कैमरा है, लेकिन मैंने सुना और आपने खुद ही बता दिया कि उसके बाद मुख्यमंत्री जी वहां गए थे। अब दो चीजें हैं दीपक जी, मैं सभी का जवाब इकट्ठे दे रहा हूं क्योंकि जैसे हाकिम जी ने भी कहा कि वो चाहते हैं तुरंत कार्रवाई, और जैसे आपने ये अभी जो वीडियो दिखाई है, देखिए एसआईटी को बाकायदा इसी वजह से, क्योंकि जिस तरह से पीड़ित परिवार ने लव जिहाद का आरोप लगाया तो एसआईटी को यह कहा गया कि आप इसको लव जिहाद के दृष्टिकोण से इसकी जांच कीजिए, क्योंकि इस शब्द को हरियाणा में नहीं चलने दिया जाएगा और दोषी जो भी पाया गया कानून सम्मत उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, नंबर एक। नंबर दो, जैसे उन्होंने कहा कि तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट का इसीलिए यहां पर कहा गया क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलेगा तो जल्द से जल्द जो है मामला अपनी परिणति तक पहुंचेगा, नंबर दो। लेकिन मैं यहां पर एक बात कहूंगा दीपक जी, थोड़ा सा इधर आके, क्योंकि ये जब मैं सुन रहा था तो एक साहब यहां पे जिक्र कर रहे थे कि साहब इसको हिंदू मुसलमान मत कहो, इसको पागल आदमी कहो कि पागल आदमी ने गोली चला दी। जब मृतका के पिता चैनल पे आके स्वयं ये कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था लड़का, तो क्यों ये बात ना कहें? हाँ, मैं वही कह रहा हूं, जब मृतका के पिता कह रहे हैं चैनल पे आके धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था तो वो इसको पागल आदमी कह के पूरी आप उसको क्रिमिनल कहिए। दूसरी बात, एक बात और कहूंगा, नहीं एवरी क्रिमिनल इज मेंटली सिक। अरे एवरी क्रिमिनल इज मेंटली सिक। पिता आपके सामने क्रिमिनल है भाई, चैनल पे क्रिमिनल को धर्म विषय से मत तोड़िए। था वो मृतका के पिता बोल के गए हैं यहाँ पे। अरे हत्यारों के बारे में यही बोलिए। अगर एक हिंदू लड़का गलत काम करेगा और अखलाक के लिए विवेक श्रीवास्तव यही बोलिए, तब क्यों मोमबत्ती निकालते हैं आप? नहीं, देखिए ऐसा है, अगर एक हिंदू लड़का गलत काम करता है तो क्या हम पूरे हिंदू समाज और हिंदू धर्म पे उंगली उठाएंगे? धर्म का एक इंडिविजुअल के क्राइम के लिए किसी पूरी कम्युनिटी, किसी जाति, किसी धर्म को टारगेट करना, ये लव जिहाद वगैरह कहना, ये गलत है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। देखिए क्राइम क्राइम होता है, आप क्राइम की क्राइम की तरफ केरल के चर्चेस ने क्या कहा था? विवेक जी, आपके सहमत और असहमत होने का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आपने पश्चिम बंगाल में किया, जो आप केरल में करा रहे हैं, आप जो केरल में करा रहे हैं, जो पश्चिम बंगाल में करा रहे हैं, कुछ नहीं करा रहे। नागरिक को नागरिक मानिए, नागरिक को हिंदू मुसलमान संज्ञा देना बंद करिए। देखो नागरिक ना हिंदू है, नागरिक ना मुसलमान है। विवेक जी, इसी प्रकार से क्रिमिनल का भी धर्म नहीं होता। धरातल पर खड़ी है, क्रिमिनल को हिंदू इसलिए धरातल पर खड़ी है क्योंकि हिंदू मुस्लिम नहीं, दलित हिंदू, दलित ठाकुर, दलित ब्राह्मण, ये आप करते हैं कि नहीं करते हैं? दलित ब्राह्मण, दलित ठाकुर, ये आप करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं, दलित देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए, बिल्कुल दलितों के साथ सपोर्ट करना चाहिए। तबरेज और अखलाक को बचाएंगे, निकिता को नहीं। शर्म आनी चाहिए विवेक श्रीवास्तव जी, आपको शर्म आनी चाहिए विवेक श्रीवास्तव जी। निकिता के साथ खड़े हैं, क्रिमिनल को क्रिमिनल की तरह आदर्श कर गए क्या? आप क्रिमिनल को हिंदू मुसलमान की संज्ञा मत दीजिए। तो अखलाक और तबरेज के उसमें भी पॉलिटिकल एंगल मत खोजिए विवेक श्रीवास्तव जी, पॉलिटिकल एंगल उसमें सुनिए सुनिए मत खोजिए, मत एजेंडा चलाइए। इतने सारे आपका एजेंडा समझ आ चुका है होते हैं, क्या हम हर एक के अंदर धर्म का एजेंडा लेकर के आएंगे क्या? इतने ज्यादा अत्याचार महिलाओं पे हमारे पूरे देश में होते हैं। हमारी विकृत मानसिकता है, हमारे समाज में धर्म है। हाकिम सिंह कुछ कहना चाहते हैं, सबसे पहले अधिकार होगा। हाकिम सिंह बोलिए। ये गलत है, उसमें धर्म का एंगल लाना गलत है। देखिए धर्म का एंगल लाना गलत है, क्रिमिनल को क्रिमिनल की तरह आप ट्रीट करिए। इसमें ये कहना धर्म जिहाद हो गया, अरे भाई उसको जिहाद वगैरह कुछ करना था, नहीं कन्वर्जन करना था, आज जेल जाकर के वो क्या चीज कर लेगा? मामा जी, हाकिम सिंह जी बोलिए, आप कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले अधिकार होता है तिवारी जी, चुप रहिए। अखलाक की किलिंग। सर मुझे सभी पॉलिटिकल पार्टी से, इस देश की पार्टी से एक चीज़ कहना चाहता हूँ। सर सुन रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल बिल्कुल हाकिम चौरसिया सर सुन रहे हैं आप? हाँ सर, मुझे जी बिल्कुल सुन रहा हूँ, आप बोलिए। पार्टी से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो आपने दो चश्मे दो तरह के सभी पार्टियों ने पहन रखे हैं, उनको आप उतारिए। जो भी अपराध हो जाता है उसमें आप सबसे पहले देखते हैं हिंदू और मुस्लिम है
अगर मुस्लिम पीड़ित है तो आप एक्टिव हो जाते हैं, अगर मुस्लिम पीड़ित नहीं है, हिंदू पीड़ित है तो आप चुप हो जाते हैं। अगर अपराध हिंदुओं में हुआ तो उसमें सबसे पहले आप देखते हैं कि पीड़ित दलित है या सरवन है। अगर दलित पीड़ित है तो आप एक्टिव हो जाते हैं, अगर दलित पीड़ित नहीं है तो सरवन पे आप चुप लगा जाते हैं। मेरा यह कहना है कि जुनैद का केस हुआ था, हमारे ही इलाके में हुआ था, मुख्यमंत्री साहब तुरंत वहां पहुंच गए थे बीजेपी से, तो राहुल गांधी कांग्रेस से वहां पहुंच गए थे, मार्क्सवादी पार्टी आके सीताराम येचुरी जी, वृंदा करात, सारी पार्टियां पहुंच गई थी। मेरा आज ये क्वेश्चन है आप सबसे कि क्या हमारी बेटी को उस चश्मे से ही देखते रहेंगे, हम पिटते रहें, कल को ये सारी डिबेट खत्म हो जाए, निकिता का नाम गायब हो जाए, 2 महीने बाद एक और नई निकिता आ जाए, उसके लिए क्या पार्टियां करेंगे इंतजामात? कोई मेरा ये क्वेश्चन है। और सबसे ये क्वेश्चन है कि क्या 2 तरह का चश्मा नहीं पहनती है सभी पार्टियां? डॉक्टर विनीत पूनिया जी, सबसे पहले ये सवाल आपके लिए है, क्योंकि सबसे ज्यादा आरोप आप पर ही लगते हैं कि जहां पर अल्पसंख्यक अपराधी होता है आप चुप होकर बैठ जाते हैं। ये आपकी पार्टी पर सबसे बड़ा आरोप है डॉक्टर विनीत पूनिया जी। देखिए, और ये सवाल पीड़िता के मामा ने उठाया है, मैंने नहीं। देखिए, मैं बहुत देखिए हाकिम जी की संवेदना, उनकी जो भावनाएं हैं मैं बिल्कुल समझ सकता हूं, और मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं कि जो जैसे दिखाया जाता है लोग वैसे ही देखते हैं। आप सहमत है कि आप 2 चश्मे से देखते हैं? बात है जो जिसपे आप सहमत है आप 2 चश्मे से देखते हैं? हाथरस को अलग चश्मे से और निकिता को अलग चश्मे से? नहीं, हम बिल्कुल नहीं। आप देख रहे हैं, आरोप है भाई उनका। कांग्रेस पार्टी 2 चश्मे से नहीं देखती। अगर देखती तो कांग्रेस पार्टी का देखिए सर, कांग्रेस के विधायक 2 दिन बाद आ जाए, मेरे लोकल विधायक मेरे पास आ जाए सर, कांग्रेस के विधायक आ जाए मेरे यहाँ 2 दिन बाद, मेरे 5 किलोमीटर से कांग्रेस का विधायक आ जाए मेरे पास 5 हाकिम जी, मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूं। आपकी जो भावनाएं, मैं उनकी बहुत कदर करता हूं और बहुत मैं आपके साथ खड़ा हूं। पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है, लेकिन जो मीडिया कई बार चीजें नहीं दिखाता, तो कल ही कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया। मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। पे विधायक है सर, नहीं, कल नेशनल लेवल की 2 दिन बाद कांग्रेस के नेशनल जो स्पोक्सपर्सन है आज 2 दिन बाद। हाकिम जी, मैं सहमत हूं। देखिए हाकिम जी, मैं बिल्कुल सहमत हूं। मैं इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिलाना चाहता कि 1.5 घंटा हो गया हमारे चैनल पे लाइव बोला दीपक जी ने कि गृह मंत्री से या मुख्यमंत्री से बात करवाई जाए, वहां से बात नहीं हो पाई। इतने संवेदनहीनता मैं देख रहा हूं। ठीक है विनय जी, मैं यहीं पर रोकूंगा बहस को, मेरे पास वक्त इतना ही है। लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, आपके लिए एक संदेश है। विनीत जी, हाकिम जी, हम बहस कल के लिए भी छोड़ते हैं, क्योंकि इस मुद्दे को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। इस मुद्दे को न्यूज नेशन लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएगा। देश के 100% लोग मानते हैं। और विवेक श्रीवास्तव, ये आपके लिए खासतौर पर विवेक श्रीवास्तव जी, कि सेक्युलर खेमा सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडे के लिए आवाज उठाता है। 100% लोग देश के ये मानते हैं। सोचिए, सुधर जाइए, मोमबत्ती की फैक्ट्री शुरू कर दीजिए फिर से, वरना ये जनता सवाल पूछेगी। सर, अभी भी हाशिए पर आ गए हैं आप लोग। ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, अफसोस आज मेरे पास वक्त इतना ही है। देश की बहस के दर्शक 100% मानते हैं कि एजेंडे के तहत आवाज उठाता है सेक्युलर खेमा। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।